एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी आईएएस में। हम लोग कवर कर रहे हैं द रीसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स 2022। लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस पार्ट नंबर 3। स्टार्ट करने से पहले गाइज आपके लिए एक बिग अपडेट। अप्रैल 24, 2022 आपके लिए एक बढ़िया मौका है। अगर आप दिल्ली के अंदर हैं तो आप ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ओल्ड राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर में जो अनअकैडमी के सेंटर्स हैं वहाँ पर। और रजिस्टर करने के लिए कमेंट बॉक्स में आपके लिए लिंक दिया गया है। जब आप जाओगे तो आपको एक कोड यूज़ करने को बोला जाएगा। डू नॉट फॉरगेट टू यूज़ द कोड AMS लाइव। इसके साथ साथ अगर आपने अभी तक अपनी प्रिपरेशन को पंख नहीं दिए हैं तो आप अनअकैडमी चूज़ करके अपनी प्रिपरेशन को अपलिफ्ट कर सकते हैं, जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आप लोगों के लिए बेहतरीन कोर्सेज लेकर आते हैं। अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे आई एम द एजुकेटर हु कवर्स करंट अफेयर्स एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर यू ऑल। इसके साथ साथ प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ भी लॉन्च हो चुकी है। आई ऑलवेज रिकमेंड 12th मंथ सब्सक्रिप्शन टेस्ट सीरीज़ फॉर दी पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 2023। उनके लिए 12 महीने वाला सब्सक्रिप्शन बहुत बेहतरीन रहेगा। कुछ नए बैचेस भी चालू हो गए हैं तो आप इन बैचेस की तरफ भी आगे बढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन के इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स के साथ। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI अब राइट टू इंफॉर्मेशन के अंडर है। जस्टिस संजीव खन्ना जी ने बोला कि इंडिपेंडेंस एंड अकाउंटेबिलिटी हमेशा एक साथ चलते हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कैन नॉट बी एंश्योर्ड ओनली बाय डिनाइंग इंफॉर्मेशन। देखो, बहुत सिंपल सी बात है। अगर आपको अपना आर्टिकल नंबर 19 अंडर क्लॉज 1 सबसेक्शन A को एंजॉय करना है, जो कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, उसको एंजॉय करने के लिए आपके पास प्री रिक्विजिट इंफॉर्मेशन का होना भी उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यही चीज़ संजीव खन्ना जी ने कही। उन्होंने बोला कि जुडिशरी की एक तरफ हम लोग इंडिपेंडेंस के बारे में बात करते हैं और एक तरफ हम जब जुडिशरी से कोई भी इंफॉर्मेशन मांगते हैं तो हम उसे डिनाई कर देते हैं कि भाई वो चीज़ें राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर नहीं है, जो कि एक गलत चीज़ है। बोला गया कि ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विल कम अंडर द एम्बिट ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट एज CJI इज अ पब्लिक अथॉरिटी अंडर द RTI एक्ट। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि CJI को पब्लिक अथॉरिटी इस जजमेंट द्वारा डिक्लेयर किया गया है। नाउ व्हाट इज पब्लिक अथॉरिटी? पब्लिक अथॉरिटी होता क्या है? RTI एक्ट के सेक्शन नंबर 2 अंडर क्लॉज F के अंदर इंफॉर्मेशन मीन्स कोई भी तरीके का मटेरियल किसी भी फॉर्म में, चाहे वो रिकॉर्ड हो, डॉक्यूमेंट हो, मेमोज हो, ईमेल्स हो, ओपिनियंस हो, एडवाइस हो, प्रेस रिलीज हो, सर्कुलर्स हो, अलग अलग तरीके के ऑर्डर्स हो, लॉग बुक्स हो, कॉन्ट्रैक्ट्स हो, रिपोर्ट्स हो, पेपर्स हो, सैम्पल मॉडल्स हों, कोई भी डेटा से रिलेटेड मटेरियल हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो या वो और अन्य किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है, या किसी प्राइवेट बॉडी से भी रिलेट कर सकते हैं, विच कैन बी असेस्ड बाय अ पब्लिक अथॉरिटी अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। ये सारी की सारी चीज़ें क्या आती हैं? इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन के अंडर आती हैं। पब्लिक अथॉरिटी को कैसे डिफाइन किया गया है? पब्लिक अथॉरिटी का मतलब वो अथॉरिटी, वो बॉडी, वो इंस्टीट्यूशन जो कि संविधान द्वारा इस्टेब्लिश्ड है, भारतीय संविधान की मदद से इस्टेब्लिश किया गया है। कुछ स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि पार्लियामेंट्री या स्टेट लेजिस्लेचर के लॉ द्वारा बनाई गई है, या कोई भी अथॉरिटी जो कि सरकार द्वारा बनाई गई है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, या वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलेट करती है। वो सारी की सारी चीज़ें पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन के अंडर आती हैं। जो रूलिंग हुई इसके अंदर यही चीज़ बोली गई कि इंडिपेंडेंस और अथॉरिटी ये हमेशा साथ साथ चलते हैं। बैलेंस होना चाहिए हमारे देश में राइट टू इंफॉर्मेशन और राइट टू प्रिवेसी के बीच में। हम हर चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते बताने से, जस्ट ये कह के कि भाई ये चीज़ें राइट टू प्रिवेसी के खिलाफ है। प्रिंसिपल कंसिडरेशन शुड बी पब्लिक इंटरेस्ट। भाई जनहित किसमें है? वो सबसे सर्वोप्रिय होना चाहिए।
इंफॉर्मेशन ऑफिसर को यहाँ पर ये ताकत दी गई, ये पावर दी गई कि वो डिसाइड कर पाएंगे कौन से केस के अंदर आरटीआई एक्ट जीत रहा है और कौन से केस के अंदर राइट टू प्रिवेसी जीत रहा है। ऑन द इशू रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, सुप्रीम कोर्ट ने बोला दैट ओनली द नेम्स ऑफ द जजेस रिकमेंडेड बाय द कोलिजियम फॉर द अपॉइंटमेंट कैन बी डिस्क्लोज्ड। उनका रीजन डिस्क्लोज करना जरूरी नहीं है। पर गाइज ये भी अपने आप में एक बड़ी चीज है कि कोलिजियम एज एन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बार बार ये इल्ज़ाम आ रहा था कि बहुत ही मलाफाइडी वर्क करते हैं, अपनी अपनी चलाते हैं, अपने हिसाब से चुनते हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि यहाँ पर बोलते हैं ना भाई भतीजावाद, वैसे भी जो किस्से हैं वो चल रहे थे। अब उनको सॉल्व करने के लिए जो ये वाला डिसीजन आया है कि भाई नेम्स ऑफ जजेस रिकमेंड किए जाएंगे, ये अपने आप में बड़ा डिसीजन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट इज अयोध्या वर्डिक्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट को नवंबर 2019 में 5 जजेस बेंच द्वारा, जिसको फॉर्मर सीजीआई रंजन गोगोई जी हेड कर रहे थे, उन्होंने बोला कि 3 महीने के अंदर एक ट्रस्ट बनाई जाए जो कि एक टेम्पल बनाएगी ऑन द डिस्प्यूटेड साइट इन अयोध्या, और 5 एकड़ का प्लॉट सुन्नी वक्फ बोर्ड को भी दिया गया था, जिससे वो उस 5 एकड़ के प्लॉट में मस्जिद का निर्माण कार्य कर सके। वर्डिक्ट इन डिटेल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे बात हो रही है राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद लैंड टाइटल केस के बारे में। इस लैंड टाइटल केस के अंदर भगवान राम को जीतता हुआ दिखाया गया। भगवान राम को एक ज्यूरिस्टिक पर्सन के रूप में यहाँ पर देखा गया। ज्यूरिस्टिक पर्सन मतलब एक व्यक्ति या कोई भी जो अभी मौजूद नहीं है, पर उनके दायित्व में उनकी तरफ से जनता के प्रतिनिधि खड़े हो रहे हैं। कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि ये जो डिस्प्यूटेड 2.7 एकड़ की जो ज़मीन है वो ट्रस्ट को दी जाएगी, जहाँ पर मंदिर बनाया जाएगा, और जो मुस्लिम्स हैं उनको 5 एकड़ का अलग से एक ज़मीन दी गई, जिससे अयोध्या के अंदर ही एक मस्जिद का निर्माण कार्य किया जा सके। Court directed that the center will within 3 months form the scheme of setting up a board for trust, which will formulate rules, powers जो कि टेम्पल के कंस्ट्रक्शन से रिलेट करेंगे। इनर और जो आउटर कोर्टयार्ड होगा, it will be handed over to the trust for management and development. Statutory receiver will be in possession of the land till completion of this particular scheme. कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एक दूसरे के साथ कंसल्टेशन में काम करेंगे और इस ट्रस्ट को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। तो जो भी इशू था वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। ये माना जाता है कि ये जो मॉस्क थी, जिसको हम लोग बाबरी मस्जिद के नाम से जानते हैं, तो जो मॉस्क वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग 1528 एंड 1529 बाय डेमोलिशिंग द हिंदू श्राइन बाय मीर बकी। मीर बकी जो कि कमांडर थे मुगल एम्परर बाबर के। पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल, सोशियो रिलीजियस डिबेट लगातार बाबरी मस्जिद के ऊपर चलती जा रही हैं। माना जाता है कि यहाँ पर ही भगवान राम का टेम्पल था, भगवान श्री राम का टेम्पल था, जहाँ पर भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था। 1992 में बाबरी मस्जिद डेमोलिशन देखने को मिला बाय हिंदू नेशनलिस्ट, ट्रिगर्ड वाइड स्प्रेड हिंदू मुस्लिम वायलेंस, और ये केस 1992 से फंसा हुआ था। द आर्कोलॉजिकल एक्सकवीशन ने इस चीज़ को इंडिकेट किया कि भाई टेम्पल के नीचे हमें कुछ मॉस्क के जो मॉस्क है उसके नीचे हमें कुछ टेम्पल होने के अवशेष मिले हैं। ठीक नाउ बाकी सारी डिटेल्स आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर आपको ओवर डिटेल में पढ़ना है तो आप रोक कर इनको कवर अप कर लेना, पर हमारे लिए यहाँ पे ज़रूरी है आर्टिकल नंबर 142 के बारे में जानना। नो व्हाट डज आर्टिकल नंबर 142 स्टेट्स? आर्टिकल 142 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट द सुप्रीम कोर्ट in the exercise of its jurisdiction may pass such decree or make such order as is necessary for doing complete justice in any cause or matter pending before it, and any decree so passed or order so made shall be enforceable throughout the territory of India. सिंपल मतलब ये है टू प्रोवाइड कंप्लीट जस्टिस, पूर्णतः न्याय देने के लिए,
किसी भी तरीके का जजमेंट दिया जा सकता है, चाहे उस समय पर हम लोग एविडेंस एक्ट को, आईपीसी को, सीआरपीसी को कंसीडर करें या उन चीज़ों को कंसीडर ना करें। मूविंग ऑन, अनदर आर्टिकल, सुप्रीम कोर्ट होल्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड हम लोगों के लिए 2016 के अंदर आया और तब से अब तक बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो केसेस हैं, चाहे वो इंसॉल्वेंसी के हों या बैंक्रप्सी के हों, उनको आईबीसी सॉल्व कर रहा है। कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी आईबीसी की यहाँ पर अप्रूव करी। कोर्ट नॉट ओनली अपहेल्ड द बैन ऑन प्रमोटर्स बिड फॉर द कंपनी डिफॉल्टिंग कंपनी अंडरगोइंग द इंसॉल्वेंसी प्रोसेस, पर रिजेक्ट भी की यहाँ पर ये कहते हुए कि ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं उनकी इक्विवेलेंट डील करना चाहिए। ठीक, इस आर्टिकल में बाकी कुछ नहीं है, पर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आप लोगों को एक बार रिवाइज ज़रूर करना है। ठीक है, इसको रिवाइज कर लेना। क्या क्या चीज़ रिवाइज करोगे कि भाई ये कब आया था, किस इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी के बीच में डिफरेंस क्या है, कैसे डील होते हैं, कैसे 180 डेज़ के अंदर रिजॉल्व करना होता है, मैक्सिमम एक्सटेंशन 90 डेज़ का मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो हमारी एनसीएलटी हैं या डीआरटी हैं वो कैसे डील करती हैं, फिर इनके ऊपर जो एपेलेट ट्राइब्यूनल बनाई गई हैं एनसीएलएटी और डीआरएटी वो कैसे डील कर रही हैं। ठीक है, वो और छोटी सी चीज़ें हैं जो आप लोगों को कवर अप करनी हैं। ओके, यहाँ तो हम लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं जिनको आप लोग इंप्लीमेंट करोगे अपने एग्जामिनेशन में। इलीगल टू अपील टू द रिलीजन एंड कास्ट ऑफ बोथ कैंडिडेट्स एंड वोटर्स in election or seeking votes on the religious basis is a corrupt act। सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहतरीन यहाँ पर बात की कि जिस तरीके से कुछ लोग इलीगली धर्म के नाम पे, जात के नाम पे अपने वोटर्स को ल्योर करने की कोशिश करते हैं, अपने वोटर्स को लुभाने की कोशिश करते हैं, वो एक करप्ट एक्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमारा देश सेक्युलर कैरेक्टर पे वर्क करता है, इलेक्शन कैंडिडेट्स को भी अपने वोट्स ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्रीड, कम्युनिटी या लैंग्वेज के आधार पर नहीं मांगने चाहिए। इट हैज़ रूल्ड दैट एन इलेक्शन कुड बी एनुल्ड इफ कैंडिडेट सीक वोट इन द नेम ऑफ देयर रिलीजन और दैट ऑफ देयर वोटर्स। देखा, हम लोग इलेक्शन को ही बिल्कुल ख़त्म कर देंगे अगर इस तरीके की चीज़ें देखने को मिली। कोर्ट ने यहाँ पे इस चीज़ को बोला कि रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट 1951 का जो स्कोप है इस मामले में हम उसे एक्सटेंड कर रहे हैं। कोर्ट ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द कॉन्स्टिट्यूशन फॉरबिड्स द स्टेट फ्रॉम मिक्सिंग रिलीजन विद पॉलिटिक्स। इट वॉज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड by the court that the state, being secular in character, cannot identify itself with any one of the religion or any of the religious denomination. Now this necessarily implies that religion will not play any role. देश के गवर्नेंस सिस्टम में, देश की पॉलिटिकल सिस्टम में धर्म कोई भी जगह नहीं रखेगा। इलेक्शंस पूरी तरीके से सेक्युलर आधार पे होने चाहिए। हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी सेक्युलर होने चाहिए, अपनी आउटलुक में भी और अपनी प्रैक्टिस में भी। कोर्ट ने यहाँ पर सेक्शन 123 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट को इंटरप्रेट किया, ये कहते हुए कि हम लोग क्लियरली प्रिस्क्राइब कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति सेक्टेरियन, लिंग्विस्टिक या कास्ट के आधार पर वोट नहीं मानेगा, और उन चीज़ों को करप्ट प्रैक्टिसेस में अनाउंस किया गया। और गाइस, ये सारी की सारी चीज़ें अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर भी आ गई हैं। मूविंग ऑन, प्राइवेट प्रॉपर्टी अब बन गया है एक ह्यूमन राइट। स्टेट कैन नॉट डिप्राइव सिटीजन ऑफ देयर प्रॉपर्टी विदाउट द सैंक्शन ऑफ लॉ इन अ डेमोक्रेटिक पॉलिटी गवर्न्ड बाय द रूल ऑफ लॉ। कोर्ट ने बोला कि किसी भी व्यक्ति के पास अगर कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है, अपनी खुद की खरीदी हुई ज़मीन है, उससे ज़बरदस्ती, उससे ज़बरन किसी भी नागरिक को उसकी ज़मीन से निकाला नहीं जाएगा अनटिल एंड अनलेस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो ना किया जाए। नाउ देखो दोस्तों, जब हम लोग इस तरीके के शब्द यूज़ करते हैं, यू नीड टू रिमेंबर दैट देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। प्लीज़ इसका डिफरेंस आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताओगे। ये बोला गया कि इट विल बी अ वायलेटिव ऑफ ह्यूमन राइट एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ना याद रखना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है हमारा राइट टू प्रॉपर्टी,
जो कि आर्टिकल नंबर 300A के अंदर कवर होता है। यहाँ पर बात की गई डॉक्ट्राइन के बारे में, डॉक्ट्राइन ऑफ एडवर्स पोजेशन। द स्टेट कैन नॉट ट्रेसपास इनटू द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ अ सिटीजन देन क्लेम ओनरशिप ऑफ द लैंड इन द नेम ऑफ एडवर्स पोजेशन। प्राइवेट लैंड को ग्रैब करना और फिर क्लेम करना एज इट्स ओन मेक द स्टेट एन एनक्रोचर। ओके, 80 साल की यहाँ पे एक महिला का केस था जिनके पास 3.34 हेक्टेयर की ज़मीन थी, जिनको फोर्सेबली उस ज़मीन को हिमाचल प्रदेश की सरकार ने ले लिया, ये कहते हुए कि हम तो भाई यहाँ पर बनाएंगे सड़क। महिला पहुँच गई कोर्ट और यहाँ पर महिला को 1 करोड़ रुपए के कंपेंसेशन का डिसीजन यहाँ पर कोर्ट ने सुनाया। आपको एक चीज़ याद रखनी है कि राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था, पर अब ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ठीक है, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने 1978 में जो आया था, उसने आर्टिकल 31 के अंदर जो राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी था उसको हटा दिया था। चलिए, नो डबल जेओपार्डी बार इफ देयर वाज नो ट्रायल। बात हो रही है कि जो डबल जेओपार्डी इज अ पार्ट ऑफ वन ऑफ द लॉज ऑफ नेचुरल जस्टिस। किसी भी व्यक्ति को एक ही गुनाह के लिए 2 बार सज़ा नहीं मिल सकती है, इसको हम लोग डबल जेओपार्डी कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट जहाँ पर एक्यूज्ड के ऊपर ट्रायल ही नहीं हुआ है, वो कन्विक्ट ही नहीं हुआ है, तो प्रिंसिपल ऑफ डबल जेओपार्डी को हम लोग इट कैन नॉट बी इन्वोक्ड एट ऑल। प्रिंसिपल ऑफ डबल जेओपार्डी का मतलब होता है इट इज़ अ लीगल टर्म। इट मीन्स दैट अ पर्सन कैन नॉट बी पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। आर्टिकल नंबर 20 अंडर क्लॉज 2, सेक्शन नंबर 300 of the criminal procedure code, article 20 under clause 2 of the constitution and section 300 of the criminal procedure code यही कहते हैं कि no person shall be prosecuted or punished for the same offense more than one। इसके साथ साथ दोस्तों क्रिप्टो करेंसी के ऊपर जो बैन था उसे हटा दिया गया, पर अभी भी हमारे देश के अंदर क्रिप्टो करेंसी लीगल नहीं है। इलीगल कहने से मना कर दिया है, पर अभी भी लीगल नहीं है। FATF के बारे में बात करें, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में बात करें, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स डिफाइंस क्रिप्टो करेंसी एज अ मैथ बेस्ड डिसेंट्रलाइज्ड कन्वर्टेबल वर्चुअल करेंसी दैट इज प्रोटेक्टेड बाय क्रिप्टोग्राफी। हम लोग एनक्रिप्शन की मदद से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सच अ डेफिनेशन अनएम्बिगुअसली कम्युनिकेट्स दैट क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल मीडियम ऑफ एक्सचेंज है which have a convertible value in real currency, but instead being validated by an entity like central bank, it is secured using cryptographic technology of blockchain। हम लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं टू ऑपरेट आर क्रिप्टो करेंसी। नाउ रिजर्वेशन PWDs के लिए भी प्रमोशन के अंदर दोस्तों एक्सटेंड कर दिया गया है। ये एक और बड़ी अपडेट जो आप लोग याद रखोगे। ऑर्डर ऑन क्रिमिनलाइजेशन ऑन पॉलिटिक्स, सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ का भी ऑर्डर दिया कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो पब्लिश करेंगी पूरी की पूरी क्रिमिनल हिस्ट्री अपने सारे के सारे कैंडिडेट्स की, चाहे वो असेंबली या लोकसभा के चुनावों में खड़े हो रहे हों, और साथ ही आप ये रीज़न भी बताओगे कि क्यों सस्पेक्टेड क्रिमिनल को आप इलेक्शन के अंदर खड़ा कर रहे हो। ठीक, ये देखो छोटी छोटी चीज़ें लिखी हुई हैं, यहाँ से सवाल प्रीलिम्स के अंदर थोड़े कम आएंगे, दे आर मोर ऑफ अ फैक्चुअल थिंग। आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट केसेस फ्रॉम 2020। चेब्रोलू लीला प्रसाद राव वर्सेस स्टेट ऑफ AP। गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया कि 100% रिजर्वेशन ट्राइबल टीचर्स को प्रोवाइड किया जाएगा शेड्यूल्ड एरिया के अंदर, दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। कि आप 100% रिजर्वेशन दे रहे हो तो पूरी तरीके से हमारे संविधान के खिलाफ है। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलॉर एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। राइट अंडर आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट एब्सोल्यूट एंड दे कुड बी एक्सरसाइज्ड एज पर द रेगुलेशन ऑफ द स्टेट। यहाँ पे बोला गया कि जो राइट रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को दिए गए हैं वो एब्सोल्यूट इन नेचर नहीं है। सिर्फ एक ही फंडामेंटल राइट है, दैट इज़ आर्टिकल नंबर 17, जो कि एक एब्सोल्यूट राइट है। इसके अलावा बाकी सारे जो राइट्स हैं दे आर नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर। यही बात की गई कि कोर्ट ने बोला कि रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को जो एडमिनिस्ट्रेट करने का जो राइट दिया गया है वो एब्सोल्यूट नहीं है, उसके अंदर भी स्टेट की रेगुलेशंस काम करेंगी। चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर
वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ गुजरात, यहाँ पर बात की गई राइट टू वर्सेस कोर्ट रिकॉर्ड्स थ्रू आरटीआई। ठीक है, जो कोर्ट के जो रिकॉर्ड्स हैं उनको आरटीआई के थ्रू असेस किया जा सकता है। रामबाबू सिंह ठाकुर वर्सेस सुनील अरोड़ा केस के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज को पब्लिश करने पड़ेंगे पेंडिंग केसेस, क्रिमिनल केसेस जो भी हैं उनके सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के ऊपर, और 72 आवर्स के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज को रिपोर्ट भी देनी पड़ेगी इलेक्शन कमीशन को। विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा के केस के अंदर डॉटर्स को भी कैपेशनरी राइट्स, डॉटर्स को भी यहाँ पर एज एन इनहेरिटर राइट प्रोवाइड किया गया अपने फादर की प्रॉपर्टी में। ये एक बड़ी चीज़ है। पहले ये मैरिड गर्ल्स का था, अब तो अनमैरिड गर्ल्स का भी सिमिलर काइंड ऑफ राइट मिल गया है। दैट इज अभिलाषा वर्सेस प्रकाश एंड अदर्स केस। अनमैरिड हिंदू डॉटर कैन क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम हर फादर टिल शी इज मैरिड। अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के अंदर असेस टू इंटरनेट एक फंडामेंटल राइट है, इस चीज़ के बारे में बात की गई। इसको इंटरप्रेट किया गया आर्टिकल नंबर 21 के साथ साथ आर्टिकल नंबर 19, दोनों आर्टिकल्स के अंदर किया गया। पृथ्वीराज चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, SC/ST एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अपहेल्ड किया गया, जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। इसके साथ साथ परमानेंट कमीशन भी महिलाओं को नेवी और आर्मी के अंदर दे दी गई है, और यहाँ पर सहारा लिया गया आर्टिकल नंबर 14 का। केसेस इंपॉर्टेंट जो कि 2021 के इंपॉर्टेंट केसेस हैं। लक्ष्मीबाई चंदारागी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, फैमिली की कंसेंट जरूरी नहीं है अगर दो एडल्ट आपस में अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं। ठीक। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया वर्सेस MR विजय भास्कर, फ्रीडम ऑफ प्रेस रिलेटिंग टू कोर्ट प्रोसीडिंग्स। कोर्ट ने इस चीज को अपील किया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन रिपोर्टिंग में भी एक्सटेंड होता है। ठीक, पर यहाँ पर हमारे जजेस के पास भी इक्वल अधिकार है कि वो सीक्रेट सिटिंग कर सकते हैं। जाम्मा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के अंदर डाइंग डिक्लेरेशन कैन फॉर्म द बेसिस ऑफ कन्विक्शन। ठीक है, कोई व्यक्ति अगर अपना डाइंग डिक्लेरेशन दे रहा है तो उसको कन्विक्शन का बेसिस माना जाए। मोहम्मद सलीमुल्लाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, राइट नॉट टू बी डिपोर्टेड इज कॉन्कॉमिटेंट टू आर्टिकल नंबर 19, और ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही मिला हुआ है। रोहिंग्या केस के अंदर इस चीज़ के बारे में बात की गई। फरजाना बातून केस के अंदर राइट टू प्रोफेशनल एजुकेशन के बारे में बात की गई कि राइट टू परस्यू हायर एजुकेशन हैज़ नॉट बीन स्पेल्ड आउट एज फंडामेंटल राइट। ठीक है, कि यहाँ पर ये कोई फंडामेंटल राइट का पार्ट नहीं है। मराठा कम्युनिटी के जो रिजर्वेशन था उसको सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था। OBC रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा नहीं होगा। अपर्णा भट्ट वाले केस के अंदर जजमेंट मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट ने दी थी, जिन्होंने बोला कि टाइंग राखी एज अ कंडीशन फॉर बेल सेट असाइड, है ना, क्योंकि भाई राखी बांध दो तो बेल मिल जाएगी, तो उस तरीके की चीज़ों को बिल्कुल मना कर दिया। सिमिलरली आप केरला यूनियन वाले केस के अंदर देख सकते हो, राइट टू लाइफ, फंडामेंटल राइट टू लाइफ अनकंडीशनली एम्ब्रेस इवन इफ अंडर ट्रायल। राइट टू लाइफ हमेशा आपके लिए वर्क करेगा। UAPA के अंदर जो बेल होती हैं, वेयर अंडर ट्रायल एक्यूज्ड हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू प्रोलॉन्ग इम्प्रिजनमेंट ऑन द राइट टू स्पीडी ट्रायल अंडर आर्टिकल नंबर 21। ठीक, तो गाइज दीज वर दी इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स जो हम लोगों ने कवर कर ली हैं। ये लास्ट पार्ट था आपके इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स का। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा और आपने बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखी होंगी। डू नॉट फॉरगेट कि आप लोग अपने अपने कमेंट ज़रूर ड्रॉप करें, सेशन को लाइक करें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी IAS। थैंक यू।